नमस्कार मित्रों। आज रविवार का दिन था तो सोचा कुछ बात की जाए। आज हम बात करेंगे भाजपा के बारे में, भारतीय जनता पार्टी। लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ सोचते हैं कि भाजपा वहाँ पे कम वोट हासिल हुई, वो हुआ। लेकिन जितने भी विरोधी दल हैं वो भाजपा को समझने की गलती कर रहे हैं। भाजपा को समझना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और एक ऐसा कैडर है कि जिसका एक गांव के रूट तक, बिल्कुल बूथ स्तर तक उसका कार्य करता है। और जहां पार्टी काम करती है वह बार बार हारती है, जीतती है, हारती है, फिर काम करती है, हारती है, फिर काम करती है। इस बीच वो लोग हिम्मत नहीं हारते। इसके पीछे एक उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्य करता है वो कभी भी सत्ता का लालच नहीं करता। अब वो अपने संगठन के काम में हमेशा लगा रहता है। कार्यकर्ता निर्माण ही उनका मेन वो है कार्य। तो जहाँ तक बात भाजपा की जाए, भाजपा एक आज के टाइम में कारपोरेट की तरह चल रही है। और सबसे बड़ी फायदा अच्छी बात यह है भाजपा के साथ में कि पहले मोदी जी थे। मोदी जी के बाद प्रदेश में उन्हें योगी जी जैसे और भी बहुत सारे अच्छे लीडर मिले। और जो ईस्टर्न सेंटर की बात है, उन्हें पहले अमित शाह मिले थे। अब जो जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कुछ समय पूर्व, 1 साल होने को आ गया, तो जेपी नड्डा जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि तीनों में लेके आपस में कोई खींचतान नहीं है। शाह जो हैं वो हमेशा इस चीज़ को पब्लिकली भी बोलते हैं कि उनके लीडर हैं मोदी जी, और वो उस चीज़ का रिगार्ड भी करते हैं। ऐसे ही जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन वो आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम संभालने के साथ साथ कभी अपने आप को ऐसे नहीं समझते हैं। उन्होंने आज भी अपने आप वो अमित शाह और उन्हें मोदी जी को अपना एक लीडर मानते हैं। खैर, हम पार्टी की बात करें तो पार्टी एक कारपोरेट के हिसाब से काम कर रही है आज के टाइम में। जैसे कारपोरेट कंपनी होती है, वो अपना एक प्लान करती है कि आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 20 साल में हमें क्या क्या करना है। उसके लिए एक टारगेट सेट कर दी जाते हैं और उस टारगेट पे वो काम करते हैं। और अभी तक पार्टी का जो है वो अपने टारगेट अचीव भी कर दी है। लोग कह रहे थे कि बंगाल में ये होगा, वो होगा, वो होगा, बंगाल में यहाँ होगा, तमिलनाडु में पार्टी ने अपने कोशिश करनी शुरू कर दी है। तो कोई वैसा नहीं है कि पार्टी वैसे ही मेहनत कर रही है कि चलो एक चुनाव लड़ लिया जाए तमिलनाडु में। हम पार्टी ने अब से 20-25 साल पहले आसाम और कर्नाटक में काम करना शुरू किया था। आज वहाँ पे उनकी सरकार है। उनका दूसरा टारगेट बंगाल था। अब उन्होंने तमिलनाडु एक बड़ा स्टेट है, 38 सीट आती है वहाँ से लोकसभा की, वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी एक चीज़ क्या है कि जो उसमें फर्स्ट 2 लीडर हैं, मोदी जी और शाह, दोनों गुजरात से आते हैं। और गुजरात में एक चीज़ फेमस है कि वो गुजराती जो है, मारवाड़ी कम्युनिटी या गुजरात के लोग हैं जो दीपावली पे अपने एक अगले साल के लिए टारगेट बनाते हैं। और उस टारगेट में वो ये तय करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और उनमें एक टारगेट को अपने को अचीव करने के लिए जुनून इतना होता है कि अगर उस टारगेट को अचीव करने में वो खुद भी आ रहा है सामने तो वो हट जाएगा। उनके लिए टारगेट मेन होता है। यही बात हुई वो कि जैसे अमित शाह जी थे, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष
किसी और को अगर हम बनावें तो दो जन लोग मेहनत से काम करने वाले मिलेंगे। उन्होंने एकदम अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अलग कर दिया और नड्डा जी को बना दिया। नड्डा जी ने अभी देखा बिहार में बहुत मेहनत करी, अपने अपने आप बहुत ज़्यादा रैलियां की, पब्लिक मीटिंग करी, कार्यकर्ताओं से मिले, उसका उन्हें लाभ भी मिला। तो इसी तरह अब जो पार्टी है, यही चीज उन्होंने अपने जो अपना नया टारगेट बनाया हुआ है। नया टारगेट अभी हाल फिलहाल में बंगाल है, और बंगाल के बाद उनका नया टारगेट उन्होंने बता भी दिया है एक तरह से कि तमिलनाडु है। 2 दिन पहले अभी कल ही अमित शाह जी तमिलनाडु गए भी हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पे जयललिता है की पार्टी है, जो जयललिता के बाद कमजोर होगी। उन्हें जयललिता की पार्टी और उससे कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो अभी फिलहाल अपने आप को वहाँ पे स्टेब्लिश करना है। फिलहाल उन्हें ऐसे साथी चाहिए जिसके थ्रू वो गांव-गांव तक अपनी एक कैडर बना सकें। संगठन में पहले से ही काम कर रहे हैं, तो अभी उन्होंने ऐसे ही उसमें बहुत सारे चेंज भी किए हैं। कुछ उन्होंने उसका उनका उनके ऊपर पूरा टारगेट है। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो एक वहाँ की लीडर थी खुशबू, कांग्रेस की अच्छी अभिनेत्री रही हैं, उन्हें पार्टी वहाँ से लाके वापस अपनी पार्टी में लिए भाजपा में। वहाँ की जो एक महिला हैं, उन्हें अभी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु को अभी संगठन में भी अच्छा स्थान दिया है। तो जो मोदी जी और अमित शाह और नड्डा जी है, इनकी तिगड़ी कहनी चाहिए। जो उनकी तिगड़ी है फिलहाल, उनका अगला टारगेट तमिलनाडु है। तो एक अच्छी बात यह है कि भाजपा जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ अपने आप को और मजबूत कर रही है, और मजबूत करने के साथ साथ क्या नाम है, ये कहना चाहिए कि नए जो टारगेट हैं वो अचीव कर रही है। इस मामले में कांग्रेस इस टाइम बहुत नीचे है। कांग्रेस ना तो ये तय कर पा रही कि लीडर किसे दें, लीडरशिप किसे दें, ना ही वो जो गांधी परिवार है वो मोह छोड़ पा रहा। अच्छे लोगों को फिलहाल बहुत खराब स्थिति है, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में भी ये मैसेज जा रहा है कि वहाँ पे जो है गांधी परिवार के कारण पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब इस चीज के लिए पहले कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद साहब और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सवाल किए थे कि लेकिन जो है गांधी परिवार इस टाइम पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अपना होल्ड छोड़ना नहीं चाहते। अब धीरे धीरे जैसे ऊपर से बात हुई उठी थी, कपिल सिब्बल जी अभी बिहार चुनाव के बाद दोबारा बोले। उनके संगठन के कुछ जो सहयोगी दल हैं, राजद वगैरह, उन्होंने भी बोला। अभी बिहार के ही एक पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की कोई बात समझ नहीं पाता। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये इस चक्कर में है, राहुल गांधी परिवार के उन बातों को दबा दिया जाए तो वो अपने संगठन के उस पे कोई ज्यादा विस्तार पे ध्यान नहीं दे पा रही। यही कारण है कि महाराष्ट्र जैसे उसमें जहाँ पे कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, आज वो थर्ड उस पे तीसरे सहयोगी हैं, और उन्होंने अपने विचारों के बिल्कुल विपरीत उस शिवसेना जैसी पार्टी से गठबंधन करना उचित समझा। और एक आम राय सी बन गई है कि कांग्रेस के जहाँ पे भी जितने भी विधायक वगैरह जीत के जाएंगे वो आमतौर पे उसका कोई सरकार बनाने का उनकी मंशा नहीं होती। और एक चीज और है कि दूसरे दल अब कांग्रेस की जो वो है विधायक या सांसद जीतते हैं, उनके हिसाब से अपना वो करने लगे, क्योंकि बिहार में
अभी जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को कहीं डर था कि कहीं यहाँ मध्य प्रदेश न दोहरा दिया जाए, तो उन्होंने पहले से पहले ही अपने पर्यवेक्षक भेज दिए। सहयोगी दलों में भी ये बात उठने लगी कि इन्हें इतने ज़्यादा सीट देने का कोई फायदा नहीं है, तो के जिससे कि मतलब हम इन्हें मतलब कोई ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग मेहनत करते नहीं है चुनाव में। कांग्रेस के सिंबल पे आम पब्लिक भी थोड़ा सा वो नहीं हो पाती। और ये बात सही भी है कि अगर बिहार में 30-35 सीट पे ही कांग्रेस लड़ी होती और वो बाकी की सीट राजद पे होती, तो शायद आज बिहार में राजद की सरकार होती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में एक कंपैरिजन किया जाए, तो अगले 2024 के लोकसभा चुनाव तक अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर ना हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई मतलब बीजेपी के लिए खतरा है, क्योंकि भाजपा अपने हिसाब से पूरी तैयारी से चल रही है। अभी उन्होंने जो है तेजस्वी सूर्या उसके लिए कर्नाटक में काम करना शुरू कर दिया, उसको तैयार करने शुरू कर दिया अपनी लीडरशिप। बंगाल में वो अच्छा कर ही रहे हैं, और उम्मीद है कि 2024 तक अगर अगले विधानसभा में बहुत अच्छा वो ना कर पाए 2021 में करना उसमें तमिलनाडु में, तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें तमिलनाडु में पार्टी एक अच्छी पावर के साथ उभरेगी। और फिलहाल बीजेपी का मकसद भी ये है कि जो छोटे छोटे दल हैं और जो नई लीडरशिप उभर रही है उन्हें साथ लेके एक दरमुख के लिए विकल्प तैयार किया जाए। बस आज की बात में इतना ही। नमस्कार।